हेलो एवरीवन। आज डेट है 7 जनवरी 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि गिलगित बाल्टिस्तान एरिया को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था पूमपुहर टाउन को लेकर के। तो पूमपुहर टाउन जो है वो हमारे इंडिया का जो तमिलनाडु स्टेट है वहाँ पर एक पोर्ट सिटी के रूप में एग्जिस्ट करता था। और ऐसा बोला जाता है कि 1000 ईयर अगो जो है ये पोर्ट सिटी अंडर सी एरिया सबमर्ज्ड हो गई थी। इस पूमपुहर सिटी के बारे में संगम लिटरेचर जो है उसमें भी इसका मेंशन देखने को मिलता है। और इसमें ये बताया गया है कि कावेरी रिवर का जो माउथ रीजन है वहां पर ये एग्जिस्ट करता था। साथ ही साथ में चोला डायनेस्टी के कैपिटल के रूप में भी ये लोकेटेड थी पूमपुहर सिटी। और इसके बारे में ये बोला जाता है कि टाइम के साथ में जब सी लेवल इंक्रीज होता गया तो उसकी वजह से ये जो एरिया जो है, ये जो रीजन है वो सबमर्ज्ड होता दिखाई देने लगा। हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उन्होंने डिसाइड किया है कि जो भी हमारी इस तरीके की हेरिटेज थी उनको डिजिटल हेरिटेज प्रोजेक्ट के अंडर जो है उनका रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा। और उसी प्रोजेक्ट के अंडर जो है इस सिटी को मेंशन किया गया है, इस सिटी को चूज किया गया है, जिसकी वजह से न्यूज़ में थी। तो इसकी जो लोकेशन है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। साथ ही साथ में ये हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखो पोर्ट सिटी था, मतलब ये चीज़ें शो करती है कि हमारा जो ट्रेड है वो इंटरकॉन्टिनेंटल एरिया पर, इंटरकॉन्टिनेंटल रीजन पर जो है काफ़ी अच्छे से एग्जिस्ट करता था। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में देखो हमारे इंडिया के अलग अलग हाई कोर्ट जो हैं उनमें सेम सेक्स मैरिज को लेकर के डिस्कशन चल रहा था। तो उसी के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे के सारे जो केस हैं उनको अपने लेवल पर यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट में इस इशू को अब सुना जाएगा। दिल्ली, केरला, गुजरात जो भी हाई कोर्ट है वहाँ पर मल्टीपल पिटीशन जो है वो सेम सेक्स मैरिज को लेकर के लगी हुई थी। अब इन पिटीशन में क्या क्या मेन पॉइंट रखा गया है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि देखो किसी भी पर्सन की जो राइट टू प्राइवेसी है, जिसको आपने एक फंडामेंटल राइट के रूप में डिक्लेयर किया, उसी में एक इंक्लूड होना चाहिए जो मैरिज है, कि किसी भी पर्सन को किसको अपना पार्टनर चूज करना है ये उसकी प्राइवेसी है और एक फंडामेंटल राइट है, इसको आपको रेगुलर करने देना है। दूसरा यहाँ पर अलग अलग पॉइंट में ये भी रखा गया है कि जो हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट है उसके अंडर भी रजिस्ट्रेशन की बात रखी गई है कि जो भी इस तरीके की मैरिज हो उनको उनके अंडर जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है उनका देखने को मिले। इसी पॉइंट के ऊपर यहाँ पर जो है वो डिस्कशन किया गया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट जो है इस इशू को यहाँ पर सॉल्व करेगा, डिस्कस करेगा। और देखो इसमें जो पिटिशनर है, एक तो उन्होंने राइट टू प्राइवेसी जो रिजल्ट दिया गया उसको यहाँ पर बेसिस बनाया है। दूसरा यहाँ पर जो है जो होमोसेक्सुअलिटी को लेकर के यहाँ पर रिजल्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसको यहाँ पर अपना बेसिस बनाया है पिटीशन का कि इनके बेसिस पर जो है वो सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। तो देखो कुकी चीन रिफ्यूजी जो हैं वो बांग्लादेश से हमारे इंडिया में एंटर कर रहे बोर्डर एरियाज़ को क्रॉस करके। तो इसमें कुछ टाइम पहले जो मिजोरम स्टेट है उन्होंने डिसाइड किया था कि कुकी चीन रिफ्यूजी जो है उनको लेकर के एक कुछ शेल्टर एरिया जो है वो डेवलप किए जाएंगे। लेकिन अब एक राज्यसभा एमपी जो है उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया है कि जो कुकी चीन रिफ्यूजी बांग्लादेश से मिजोरम स्टेट में आ रहे हैं उनको यहाँ पर एंटर नहीं करने दिया जा रहा है। देखो अगर हम इन कुकी चीन रिफ्यूजीज़ की बात करें तो ये जो मिजो कम्युनिटी है उनसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। मतलब आप एक तरीके से बात करो कल्चर बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा उनसे कनेक्टेड है। और कुकी चीन रिफ्यूजी के बारे में अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट अगर हम देखें तो बांग्लादेश वाले रीजन में वहाँ की जो आर्मी है और इनकी जो आर्मी है उनके बीच में क्लैश देखने को मिला, जिसकी वजह से ये रिफ्यूजी जो है वो इंडिया के बॉर्डर एरियाज़ में एंटर कर रहे हैं।
देखो, इस तरीके के रिफ्यूजीज को लेकर के जो भी एक्ट है इंटरनेशनल लेवल पर, जैसे 1951 का यूएन कन्वेंशन है रिफ्यूजीज को लेकर के, और 1967 का जो प्रोटोकॉल है, इंडिया इनका सिग्नेटरी नहीं है, इन प्रोटोकॉल का, इन रूल्स एंड रेगुलेशन का। तो इंडिया इस तरीके की रिफ्यूजीज से रिलेटेड जो भी इशू है उनको फॉरेनर्स एक्ट 1946 के अंडर जो है उनको एक तरीके से टैकल करता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, देखो बिहार में कास्ट बेस्ड सर्वे जो है 12 करोड़ पीपल का, वो आज से स्टार्ट होगा। ये इसके बारे में यहाँ पर बेसिक बातें बताई गई है। देखो, ये पॉपुलेशन जो है, कास्ट बेस्ड सर्वे जो है वो इम्पोर्टेंट भी है। कुछ बेसिक बातें हम डिस्कस करेंगे, इसके जो प्रोज एंड कन्स जो हैं इस कास्ट बेस्ड सर्वे के, वो दोनों हम डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट कास्ट सेंसस की अगर हम बात करें, तो जब हमारे इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल था उस टाइम में 1931 में कास्ट बेस्ड सर्वे, कास्ट बेस्ड सेंसस जो है वो कंडक्ट करवाई गई थी। फिर उसके बाद में हर, आप सभी को पता है कि हर 10 ईयर में जो है वो कास्ट का जो काउंटिंग है वो की, सॉरी, पॉपुलेशन की काउंटिंग जो है वो की जाती है। तो 1941 के टाइम में जब दोबारा से सेंसस कंडक्ट करवाया जा रहा था तो उस समय कास्ट सेंसस को अबोलिश कर दिया गया था। तो लास्ट टाइम कब करवाया गया था कास्ट सेंसस? 1931 में। अब देखो, 1961 के टाइम में जब इंडिया आज़ाद हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, तब इंडिया ने ये डिसाइड किया, क्योंकि हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हमने स्पेशल फोकस रखा था कि माइनॉरिटीज़ जो हैं, जो हमारे ट्राइबल पीपल हैं, उनके अपग्रेडेशन के लिए हम काम करेंगे। तो अपग्रेडेशन के लिए कब काम किया जाएगा? जब उनकी पॉपुलेशन हमें पता होगी कि टाइम के साथ में डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्या सेक्स रेशियो है, ये सारी बेसिक बातें जब हम पता होगी तभी तो हम उनके अपग्रेडेशन के लिए काम कर पाएंगे ना। तो इसी के बेसिस पर 1961 की जो कास्ट सेंसस है उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है उनको इंक्लूड किया गया कि इनकी पॉपुलेशन सेंसस जो है वो भी कंडक्ट करवाई जाएगी, क्योंकि हमें इनके डाटा की ज़रूरत है कि एससी और एसटी को हमें जो भी रिजर्वेशन देना है पंचायत में, म्यूनसिपैलिटीज़ में, पार्लियामेंट में, और इसी के लिए इनके डाटा जो है हमें चाहिए। अब इस समय जो है वो ओबीसी को इंक्लूड नहीं किया गया था, तो इसीलिए जो एवरी सेंसस कंडक्ट करवाई जाती है उससे पहले इस तरीके की डिमांड जो है की जाती है। और बिहार जो स्टेट है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वो कास्ट बेस्ड सर्वे जो है वो कंडक्ट करवाएंगे ही करवाएंगे, क्योंकि उनको जो भी कास्ट है उनके अपग्रेडेशन के लिए जो है वो प्रॉपरली हम काम कर सकें। देखो, इसके पॉजिटिव पॉइंट भी हैं। पॉजिटिव पॉइंट ये रहेंगे कि जब कास्ट बेस्ड सर्वे आएंगे तो आप स्पेसिफिक फोकस कर पाओगे उस कैटेगरी के ऊपर कि इनके अपग्रेडेशन के लिए हम क्या काम कर सकते हैं। लेकिन इसके नेगेटिव पॉइंट भी है। जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जिन कास्ट का ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगा उन पर ज़्यादा फोकस कर सकती है, और जिनकी पॉपुलेशन कम है, हर सीट के ऊपर जो डोमिनेट करती हुई जो कास्ट रहेगी उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा सकता है, जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन, जिसको ख़त्म करने के लिए हमने हमेशा कोशिश की, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक प्रोविजन है, वो यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिल सकता है। ओके, तो इसके पॉजिटिव पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट भी है। ये बेनिफिशियल भी हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा एक डिवास्टेशन जो है वो भी क्रिएट कर सकता है। ओके, तो देखो, अभी हमने जो फ्रंट पे ये न्यूज़ डिस्कस जो की थी ना सेम सेक्स मैरिज को लेकर के, तो इसमें जो प्राइवेसी जो है उसको फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया था। साथ ही साथ में 2018 में जो होमोसेक्सुअलिटी जो है उसको डिक्रिमिनलाइज किया गया था। इसी के बेसिस पर ये पिटीशन डाली गई है कि इन्हीं के पॉइंट को ध्यान में रखते हुए सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया जाना चाहिए और स्पेशल मैरिज एक्ट में इसको रजिस्टर करवाने की अनुमति देनी चाहिए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर देखो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर है और कुछ टाइम जो है, कुछ दिन के लिए यहाँ पर सीज फायर देखने को मिला है। तो इसी के बारे में यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो रशिया के जो प्रेसिडेंट ने जो डिसीजन लिया कि कुछ टाइम सीज फायर देखने को मिलेगा, इसको रेगुलर किया जा सकता है। ये जो प्रॉब्लम है, अगर हम बात करें फेब 2022 से ये इशू देखने को मिल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर। इसकी वजह से वर्ल्ड लेवल पर सभी कंट्रीज इफेक्ट हो रहे हैं। पूरा वर्ल्ड जो है ग्लोबल लेवल पर जो 2 पार्ट में बटा हुआ दिखाई दे रहा है, और हमें प्रॉब्लम प्रेजेंट टाइम में ऐसी है जिसके लिए हमें सभी को मिलकर के काम करना होगा। कुछ ऐसे इशू हैं जिसका इफेक्ट जो है वो पूरे वर्ल्ड लेवल पर देखने को मिलेगा। तो अगर इस तरीके से पार्टीशन दिखाई दिया तो प्रॉब्लम्स जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज होंगी। तो
इसका सॉल्यूशन यही है कि जो भी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है इसको एक रिजल्ट के रूप में कंक्लूड किया जाए और यहाँ पर फोकस किया जाए कि जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जाए। दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो भी बेसिक इश्यू है उनको कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के थ्रू जो है उसका सॉल्यूशन निकल करके आना चाहिए और ये जो वॉर है ये रुकनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। टेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। देखो आज सैटरडे है और सैटरडे को जो टेक्स्ट पेज है वो नहीं आता है, सैटरडे और संडे को। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, तो यहाँ पर डिसाइड किया गया है, जो हमारे अटर्नी जनरल हैं उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि प्रेजेंट टाइम में जो भी जुडिशियल अपॉइंटमेंट को लेकर के जो भी प्रोसीजर है, हम चाहते हैं कि उनका एक टाइमलाइन जो है वो फिक्स की जाए। ओके, यहाँ पर उन्होंने एक तरीके से सपोर्ट करते हुए भी दिखे वो एनजेएसी को लेकर के, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो कमीशन था उसको लेकर के, जिसको 2015 में जुडिशरी ने स्क्रैप कर दिया था, कि ये जो प्रोसीजर है इसमें एक टाइमलाइन डिसाइड होती और जो भी रिजल्ट है, जो भी प्रोसीजर है जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर के, वो एक फिक्स टाइम पर हो पाता, जिससे और अच्छा रिजल्ट जो है वो देखने को मिलता। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, देखो ये जो आर्टिकल है ना अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया, जो 1 सेकेंड, हाँ, ये जो जोशीमठ वाला जो आर्टिकल है इसका हमने एक शॉर्ट वीडियो कल अपलोड किया है, आप जाकर के इस वीडियो को व्यू कीजिए। क्या बेसिक इशू है जिसकी वजह से जोशीमठ जो है उत्तराखंड में जो एरिया है, जो एक तरीके से बद्रीनाथ के लिए गेटवे है, और यहाँ पर एक किस तरीके से सबमर्ज देखने को मिल रहा है, कहाँ किस पॉइंट के वजह से जो है, किन बेसिक इश्यूज की वजह से यहाँ पर क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं, इन सारे पॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो आप जाकर के ये जो भी लैंड सब्सिड्यूज जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इन सारे बेसिक पॉइंट को वहाँ पर कवर किया गया है। तो वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ जाकर के आप इस वीडियो को व्यू कीजिए, ताकि बेसिक जो प्रॉब्लम है वो आप सभी डिस्कस यहाँ पर की गई है आपके साथ में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, देखो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी है कमेटी को कि रोड सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए एक फ्रेमवर्क जो है वो आप डेवलप करो। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जो एक कमेटी, जो एक फॉर्मर अपेक्स कोर्ट जज जस्टिस AM सापरे जो हैं, उनके साथ में उन्होंने डिस्कशन किया है कि भाई क्लियरली जो है स्पीडिंग एक बेसिक इशू है प्रेजेंट टाइम में रोड एक्सीडेंट को लेकर के, तो इन सभी को किस तरीके से आप टेक्नोलॉजी का यूज करके इनको रेगुलेट कर पाओगे, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट ऑफ रोड सेफ्टी, इन सभी को आप एस्टेब्लिश करना है, ताकि ये जो एक्सीडेंट के इशू हैं, रोड एक्सीडेंट जो है वो कम से कम देखने को मिले। देखो यहाँ पर ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने कुछ डाटा रखे हैं, और इस डाटा में उन्होंने स्पेसिफिक बताया है कि किस तरीके से कोविड के टाइम में जो जॉब है उसमें रिमोट वर्क हेल्प्ड इन सेविंग जॉब ड्यूरिंग कोविड, कि दूर से रह कर के भी काम किया जा सका, जिसकी वजह से मतलब आप एक तरीके से घर बैठ कर के भी जो काम कर पाए, वो जो जॉब है वो सिक्योर रही कोविड के टाइम में। और इस रिपोर्ट में फोकस किया गया है कि प्रेजेंट टाइम में जो वर्किंग आवर्स जो है उसके ऊपर उसमें जो बैलेंस जो है वहाँ पर ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है जॉब प्रेफरेंस को। तो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 1946 में यूनाइटेड नेशन, 1945 में जब यूनाइटेड नेशन UN जब बन गया, तो उसकी फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी थी ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि अगर हम बात करें तो 1919 में ही इसको जो है वो एस्टेब्लिश कर दिया गया था, और इसका मेन टारगेट ये था कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर एक सोशल जस्टिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है यूनिवर्सल एंड लास्टिंग पीस के लिए, तो उसी को एस्टेब्लिश करने के लिए काम करे। साथ ही साथ में जो भी ह्यूमन एंड लेबर राइट्स जो है उनको रिकॉग्निशन दिलवाने के लिए भी इंटरनेशनल लेवल पर ये काम करने की कोशिश करता है। 1969 में इसको क्या मिला था, नोबेल पीस प्राइज मिला था। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है ILO को लेकर के जो आपको ध्यान में होने चाहिए। देखो राजस्थान स्टेट, आप सभी को पता है कि राजस्थान स्टेट के बीचों बीच अरावली माउंटेन रेंज जो है वो पास होती है। इसका जो वेस्टर्न पार्ट है राजस्थान का वो क्या है, वो है राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट थार डेजर्ट। तो वहाँ पर एक टीचर है, गवर्नमेंट टीचर,
और उन्होंने काफ़ी अच्छा वर्क किया है पिछले कुछ सालों में। 24 ईयर की उनकी जो सर्विस पीरियड जो रहा, उसमें भीराराम भाकर जो है उन्होंने डेजर्टिफिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है। और उन्होंने 4 लाख ट्रीज जो हैं उनको यहाँ पर क्या किया है, इम्प्लीमेंट किया है। 1.2 लाख पीपल को अपने साथ में इन्वॉल्व किया है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि किस तरीके से कोई पर्सन इंडिविजुअल लेवल पर डेजर्टिफिकेशन को, डेजर्ट के एक्सटेंशन को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो देखो, जब भी थार डेजर्ट के प्रिवेंशन के लिए बात आए तो आप ये नाम लिख करके अपने आंसर्स में राइटिंग में लिख सकते हो कि किस तरीके से उन्होंने काम किया है। इस तरीके के एग्जाम्पल जो हैं वो ही आपके आंसर जो है उनको काफ़ी ब्यूटीफुल वे में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो देखो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने डिसीजन लिया कि पारसनाथ हिल जो है उसका जो एरिया है समेत शिखर जी, उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे और वहाँ पर जो टूरिज्म एक्टिविटी है उनको हम इंक्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि जैन कम्युनिटी जो है वो उसके लिए प्रोटेस्ट कर रही थी। अब इसको लेकर के अगर हम बात करें तो अब जो संथाल कम्युनिटी है उन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया है कि जैन कम्युनिटी को तो आपने रिकॉग्निशन दे दी और हम ये जो एरिया है, ये जो हिल है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर हम क्या करते हैं, मारंग भूर जो है इस ये जो हिल है इसकी हम वर्शिप करते हैं एज अवर मारंग भूर, मतलब हमारे एक इम्पोर्टेंट हिल डेटी के रूप में। मारंग बुरु कौन है, उनकी हिल डेटी है, इसके रूप में हम उनकी पूजा करते हैं। तो बोले हमारे जो राइट्स हैं उनको भी सिक्योर करने की कोशिश की जाए। उनका ये मानना है कि जैन कम्युनिटी जो है उन्होंने इलीगल तरीके से इस हिल एरिया को अपने अंडर कंस्ट्रक्ट किया है, अपने अंडर कैप्चर किया है। तो उनके पॉइंट्स को अगर सिक्योर किया गया तो हमारे जो पॉइंट्स हैं उनका वायलेशन देखने को मिलेगा। तो संताल कम्युनिटी की अगर हम बात कर लेते हैं, संताल कम्युनिटी जो है वो हमारे इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी है आफ्टर गोंड एंड भील। मतलब गोंड और भील जो है उनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और थर्ड नंबर पर आती है संथाल कम्युनिटी। ओके, देखो ये जो संथाल जो वर्ड है इसका 2 वर्ड से मिलकर के बनता है और जिसका मतलब होता है सांथा मतलब होता है काम, पीसफुल मतलब, और आला मतलब होता है मैन, मतलब वो लोग जो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल है। ये 2 वर्ड से मिलकर के संथाल जो है वो बना है। ये जो संथाल कम्युनिटी है वो एक तरीके से नोमेडिक लाइफ जो है वो स्टार्टिंग में जीते थे, फिर टाइम टू टाइम जो है वो इनको एक जगह इस तरीके से एस्टेब्लिश किया गया और स्टार्टिंग में छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला जो रीजन है वहाँ पर इनको सेटल किया गया। 18 सेंचुरी के बाद में अगर हम देखें तो बिहार, उड़ीसा, बहुत सारे एरिया में जो है इनका माइग्रेशन देखने को मिला और प्रेजेंट टाइम में झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल जो रीजन है वहाँ पर रहते हैं। मेजर इनका ऑक्यूपेशन जो है वो कल्टीवेशन है, इंडस्ट्रियल लेबर है, माइनिंग, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर, इन सभी वर्किंग में ये जो है वो लगे रहते हैं। देखो ये जो संथाल कम्युनिटी है इनकी लैंग्वेज है संथाली और जिसको 8th शेड्यूल जो है उसमें इंक्लूड किया गया है और इनकी स्क्रिप्ट जो है वो है ओल्चिकी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है संथाल कम्युनिटी को लेकर के जो आपको ध्यान में होने चाहिए। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो इसके अलावा जो वोल्केनो आईएएस एकेडमी है वो आप सभी के लिए टेस्ट सीरीज जो है और भी अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो उसके आपके लिए लेकर के आने वाले हैं, ताकि आपकी प्रीलिम्स जो है यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 उसकी आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। तो आप हमारे जो अदर प्रोग्राम हैं उनको लेकर के आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी प्रोग्राम कब से स्टार्ट होगा उसकी जो बेसिक प्रोविजन है वो जल्द ही आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। और कुछ टाइम पहले कुछ मैसेज जो हैं, कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपके साथ में शेयर भी किए गए हैं कि किस तरीके से जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसमें कितने टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे और जो भी अदर प्रोग्राम है स्पेसिफिक 75 डे प्रोग्राम जो है प्रीलिम्स टारगेटेड, उसमें किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपको दिए जाएंगे। तो आप हमारे इन प्रोग्राम के साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।